बिहार का भोजपुर जिला, तारीख 18 जून 2026। एक 25-26 साल का नौजवान पुलिस के सामने अपनी पिस्टल फेंक देता है, यानी सरेंडर कर देता है। लेकिन अगले ही पल गोलियों की तड़तड़ाहट होती है और वो नौजवान जमीन पर गिर जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं अस्पताल ले जाते जाते उसकी मौत हो जाती है। पुलिस का ऑन रिकॉर्ड दावा है मुठभेड़ हुई, वो अपराधी था और उसने पुलिस पर फायर किया। लेकिन जमीन पर मौजूद चश्मदीद गांव वाले और रोते बिलखते परिवार वाले चिल्लाकर कह रहे हैं, ये एनकाउंटर नहीं, सरेंडर करने के बाद छाती में सटाकर मारी गई सरकारी हत्या है। यहाँ पर भर्ती और वहाँ पर आकर के अपना हथियार आकाशीय फायर छोड़ करके फेंक दिया। उसके बाद से पुलिस जाकर उसके पास पकड़ा और उसके बाद 3 फायर मारा पैर में। 3 फायर पैर में लगा है। मैंने फेंकने के बाद ही लोग मारा है। हाँ, बंदूक लेने के बाद हथियार फेंकने के बाद तो फिर मारा है दूर से। हाँ, मार दिए फेंकने के बाद तो गिर गए, हालात कर ले गए। फिर पेट में भी मारा है, उधर जाकर मारा है लोग, उधर जगह। और इस पूरे मामले पर आग में घी डालने का काम किया शाहपुर के निलंबित थानाध्यक्ष राजेश मालाकर के एक बयान ने। जब मीडिया ने उनसे तीखा सवाल पूछा कि महज पैर में गोली लगने से किसी इंसान की मौत कैसे हो सकती है, क्या आपकी मंशा उसे जान से मारने की थी, तो मालाकार के चेहरे पर न कोई पछतावा था न कोई खौफ। उन्होंने कैमरे पर 2 टूक कह दिया, किस्मत में मरना लिखा था इसलिए मर गया। उसको कोई जान से थोड़ी मारा है, तो उस पैर में गोली लगी है। मार कैसे गया? पैर पर गोली लगी भाई, मरने के बाद तो लिखा हुआ था मर गया। हमको भी गोली लगता, हम पर मारू उसके। बिहार के भोजपुर जिले का भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस अब सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं रहा, ये एक ऐसा राजनीतिक और कानूनी ज्वालामुखी बन चुका है जिसकी आंच बिहार की सम्राट चौधरी सरकार से लेकर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। एक तरफ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इसे सरेआम फर्जी एनकाउंटर और सरकारी हत्या कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस ने एक के बाद एक 3 FIR दर्ज करके पूरे पीड़ित परिवार को ही कानूनी चक्रव्यूह में घेर लिया है। एकदम स्पष्ट है कि फेक एनकाउंटर हुआ है। सम्राट चौधरी जी को सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वो गृह मंत्री भी है, मुख्यमंत्री। आखिर ग्राउंड जीरो की असली इनसाइड स्टोरी क्या है? आज के इस स्पेशल खोजी वीडियो में हम इस केस के हर उस पन्ने को खोलेंगे जो अब तक छुपाया जा रहा था। नमस्कार, मैं हूं राधिका और आप देख रहे हैं जनवृत्तांत। इस पूरी कहानी की शुरुआत किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी है। भोजपुर जिले से करीब 25 किलोमीटर दूर शाहपुर प्रखंड का बिलौटी और जवानिया गांव। साल 2020 से 21 के आसपास गंगा के भयंकर कटाव के कारण 600 से ज्यादा घर नदी में समा गए। जो आबादी बेघर हुई उनमें से ज्यादातर लोग पिछड़े और दलित समाज के थे। जैसे तैसे वो नई बस्ती बनाकर रहने तो लगे, लेकिन उनके पास बुनियादी जरूरतें तक नहीं थी। न बिजली, न पक्की सड़क, न ही चापाकल यानी हैंडपंप और न ही जल जमाव से बचने के लिए मिट्टी की भराई। इन बेसहारे लोगों के लिए 25 साल का एक जुझारू नौजवान खड़ा हुआ, भरत भूषण तिवारी। उसने नई बस्ती तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने शुरू किए। पिछले साल भर से भरत तिवारी स्थानीय प्रशासन से ज्ञापन, संवाद, दबाव और प्रोटेस्ट हर माध्यम से कोशिश कर रहा था। मैं मांग करता हूं और इन लोगों का भी मांग है कि यहाँ पे प्रशासनिक लोग आके यहाँ पे सर्च करें, खास करके हमारे भोजपुर के जो डीएम साहब हैं, आप आइए यहाँ पे और ये धरातल को आप खुद से। लेकिन सिस्टम का रवैया कैसा था? काम करने के बजाय अधिकारियों ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसे व्यवस्था से फ्रस्ट्रेट किया गया और समाज में ये फैलाया गया कि वो मानसिक विक्षिप्त यानी पागल है। व्यवस्था के इस क्रूर और काले अंग्रेजों वाले चेहरे से हार कर भरत तिवारी ने साल 2020-21 में ही जीते जी अपना खुद का पिंडदान कर दिया। उसने अपना पूरा जीवन गांव और समाज के लिए समर्पित कर दिया। जब एक व्यवस्था किसी जुझारू और देशभक्त नौजवान को इस कदर लाचार कर दे कि वो अपना जीते जी पिंडदान कर ले,
तो उस नौजवान को आप अपराधी कहेंगे या उस बहरे सिस्टम को दोषी मानेंगे जिसने उसे बागी बनने पर मजबूर किया? डर के भाग जाता है, साला लहरा रहा है इससे। अरे गोली न चलाई, ठोक दे तू। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होता है। भरत तिवारी हाथ में पिस्टल लेकर फेसबुक लाइव आता है। वो गुस्से में सरकार और जिला प्रशासन की उदासीनता पर बुरी तरह भड़कता है, गाली गलौज करता है और व्यवस्था को खुली चुनौती देता है। उसका इरादा सिर्फ एक धमाका करने का था ताकि बहरे सिस्टम को सुनाया जा सके। वीडियो वायरल होने के बाद शाहपुर थाना प्रभारी राजेश मालाकार दल बल के साथ बिलौटी गांव पहुंचते हैं। वहां भरत सच में पिस्टल लहराता मिलता है। दिन भर मान मनोबल और कहासुनी चलती है, लेकिन पुलिस कोई ठोस लिखित आश्वासन नहीं दे पाती कि वो पीड़ितों का काम पूरा करेगी। इस दौरान एक वीडियो भी सामने आया जिसमें भरत की मां भी उसे रोते हुए समझाते हुए नजर आती है। जब स्थानीय पुलिस से बात नहीं बनी तो 18 जून को एसटीएफ की भारी टीम ने पूरे गांव को छावनी में बदल दिया और भरत के घर को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस ने लाउड स्पीकर से हथियार डालकर आत्मसमर्पण करने को कहा। इस दौरान भरत ने 3 गोलियां चलाई, 2 जमीन पर दागी और 1 हवा में। और फिर जो हुआ वही इस पूरे केस का सबसे खौफनाक मोड़ है। प्रत्यक्षदर्शियों और गांव वालों का साफ कहना है कि भरत सिर्फ एक आश्वासन चाहता था कि गरीबों का काम झूठा वादा नहीं होगा। बहुत कहासुनी के बाद उसने पुलिस के आगे अपनी पिस्टल दूर फेंक दी और सरेंडर कर दिया। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहा है साला? टप फेंक दे। रुकिए, जब हथियार फेंक दिया गया तो फिर गोलियों की तड़तड़ाहट क्यों हुई? घर वालों और ग्रामीणों का आरोप है कि जैसे ही भरत ने हथियार फेंका, पुलिस ने उसे दबोचा और कथित तौर पर बेहद करीब से 2 से 3 गोलियां दाग दी। चौंकाने वाली बात यह है कि पोस्टमार्टम में भरत के शरीर से 4 गोलियां बरामद हुई, यानी पुलिस ने उसे पकड़ने के बाद और भी गोलियां मारी। चश्मदीदों के मुताबिक 2 गोलियां लगने के बाद भी भरत मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, चलो अब मेरे जाने के बाद शायद सरकार जागेगी और गांव का उद्धार हो जाएगा। उसे शाहपुर रेफरल अस्पताल, फिर आरा सदर अस्पताल और अंत में पटना पीएमसीएच ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। भरत तिवारी की मौत की खबर जैसे ही भोजपुर पहुंची, मानो पूरे इलाके में बारूद सुलग उठा। 19 जून को आक्रोशित हजारों ग्रामीणों ने भरत के शव को बक्सर पटना 4 लेन पर रख दिया और करीब 8 से 10 घंटे तक चक्का जाम रखा। गाड़ियां जहां की तहां खड़ी रह गई, आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। जनता की एक ही मांग थी, एनकाउंटर करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ हत्या यानी धारा 302 का मुकदमा दर्ज हो और उन्हें सजा मिले। इस जाम के दौरान पुलिस का एक और खौफनाक चेहरा सामने आया। जब पब्लिक ने न्याय की मांग की तो भारी पुलिस बल ने निहत्ते और रोते बिलखते ग्रामीणों पर अपनी बंदूकें तान दी। तीखी नोकझोंक हुई और माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। आपसे जानना चाहते हैं, हम हमारी इंश्योरेंस की नेत्री है। हमारा पक्ष कुछ रोड जाम है, रोड जाम करना वैध है क्या? इसके पहले वाला हमें रोड गोली मारना किसी को मर्डर करना वैध है? लेकिन बवाल को शांत करने के बाद पुलिस ने जो किया, उसने सिस्टम की नीयत को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। भरत तिवारी के अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज कर दी। पहली एफआईआर खुद मृतक भरत तिवारी पर पुलिस पर हमला करने के आरोप। कस्टमाइज्ड एफआईआर यानी दूसरी एफआईआर भरत के बूढ़े पिता और भाई पर। यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अवैध हथियार छिपाने की जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी। ये एफआईआर उसी शाहपुर के तत्कालीन एसएचओ राजेश मालाकर ने दर्ज कराई थी, जिन्हें बाद में सस्पेंड किया गया। तीसरी एफआईआर चक्का जाम करने वाले ग्रामीणों पर, जिसमें 14 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया और 50 से अधिक अज्ञात लोगों पर मुकदमे ठोक दिए गए। एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया और उसी रात पुलिस ने उसके बूढ़े पिता और भाई पर मुकदमे दर्ज कर दिए। क्या ये न्याय है या सच की आवाज उठाने वालों को डराने का पुलिसिया तरीका?
जैसे जैसे ये मामला तूल पकड़ने लगा और सरकार में शामिल दलों के नेता भी सवाल उठाने लगे, वैसे ही प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा। शाहबाद रेंज के डीआईजी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शाहपुर थाना प्रभारी यानी एसएचओ राजेश कुमार मालाकार, सब इंस्पेक्टर और संबंधित कांस्टेबलों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। प्रारंभिक जांच में साफ कहा गया कि पुलिस टीम द्वारा कर्तव्य में गंभीर लापरवाही बरती गई थी, लेकिन सस्पेंड होने के बाद भी पूर्व थाना अध्यक्ष राजेश मालाकार के तेवर देखिए, जिन्हें अपनी इस कार्रवाई पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं है। मौत को किस्मत का खेल बताना ये साबित करता है कि खाकी वर्दी के पीछे छिपी मानसिकता क्या है। ग्रामीणों और स्थानीय नेताओं का साफ आरोप है कि ये कोई मुठभेड़ नहीं बल्कि एक सरकारी हत्या है। बिना किसी आपराधिक बैकग्राउंड वाले, जनता के लिए लड़ने वाले एक सामाजिक नौजवान को जिसने सरेंडर भी कर दिया था, इस तरह मार देना किसी भी लोकतांत्रिक देश में स्वीकार्य नहीं हो सकता। अब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। इस एनकाउंटर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। हालांकि जस्टिस बी वीर नागरत्ना और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने तुरंत सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने मेंशनिंग करने का निर्देश दिया है, यानी अदालत इस मामले को पूरी प्रक्रिया के तहत सुनेगी। बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने इस एनकाउंटर की न्यायिक जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन गांव वाले और सामाजिक कार्यकर्ता इसे फर्जी मान रहे हैं। उनका कहना है कि न्यायिक जांच सिर्फ महीनों तक मामले को लटकाने और लोगों की याददाश्त से इस घटना को मिटाने का एक जरिया है। जब तक दोषी अफसरों और नेताओं को सजा नहीं मिलती, भारत को न्याय नहीं मिल सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट की एडवोकेट अंकिता तिवारी के अनुसार भारतीय कानून में पुलिस को एनकाउंटर का कोई सीधा अधिकार नहीं है। आईपीसी की धारा 96 सिर्फ आत्मरक्षा में बल प्रयोग की इजाजत देती है। आईपीसी की धारा 300 अपवाद 3 कहती है कि लोक सेवक कर्तव्य निभाते हुए बल प्रयोग कर सकता है, लेकिन उसके मन में कोई व्यक्तिगत दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र राज्य केस में साफ कहा था कि हर एनकाउंटर की स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए, वीडियोग्राफी होनी चाहिए और जांच पूरी होने तक संबंधित पुलिस कर्मियों का प्रमोशन या अवार्ड रोक दिया जाना चाहिए। भरत तिवारी ने जो रास्ता चुना, हाथ में गैरकानूनी हथियार उठाना, सोशल मीडिया पर लाइव आकर धमकियां देना, उसे कानूनन सही नहीं ठहराया जा सकता। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन क्रांतिकारी आखिर पैदा कैसे होते हैं? आप भरत तिवारी की अंतिम यात्रा में उमड़े लोगों के इस विशाल हुजूम को देखिए। उन गरीब और पिछड़े लोगों को सुनिए जिनके लिए वो लड़ रहा था। लोग उसे अपने लिए भगवान बता रहे हैं। जिस नौजवान ने लोगों के राशन, पानी, बिजली और सड़क के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, उसे अपराधी बताकर गोलियों से भून देना कहाँ का न्याय है? क्या बिना सत्ता के सहयोग के सरेंडर कर चुके एक युवक की इस तरह हत्या संभव है? अब इस पूरे मामले पर 3 बड़े और गंभीर सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं। पहला, निलंबित एसएचओ का ये कहना कि भरत की मौत उसकी किस्मत में लिखी थी, क्या ये पीड़ित परिवार और न्याय व्यवस्था के मुंह पर एक तमाचा नहीं है? दूसरा, जब भरत तिवारी ने अपनी पिस्टल पुलिस के आगे फेंक दी थी तो उसे गिरफ्तार करने के बजाय सीधे गोलियां क्यों मारी गई? क्या ये सच छुपाने की कोशिश थी? तीसरा, एक तरफ बेटा खोना और दूसरी तरफ बूढ़े पिता और भाई पर 3-3 एफआईआर दर्ज होना, क्या ये पुलिस या गुंडागर्दी की पराकाष्ठा नहीं है? इन सवालों पर अपने विचार हमसे जरूर साझा करें और देखते रहें जनवृत्ता।